मैं बहुत सालों से मुसलमानों की राजनीति देखते आ रहा हूं और मुझे छुपाने की राजनीति दिखाई दी और वही मैं समझता हूं कि सबसे गलत राजनीति ऐसी एक परिस्थिति है। मैं उनकी सराहना इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने ये जो मुद्दा गाड़ दिया है उसको उखाड़ने की क्या जरूरत है। मतलब दोबारा आप दंगा चाहते हो, अपनी रोटियां सेकना चाहते हो, ये जो बातें होती है मेरे ख्याल से उसको हम लोग ने ना सिर्फ सही ढंग से पेश करना चाहिए, लेकिन जिन्होंने किया है उन पर आम मुसलमानों के सामने उनकी शक्ल जो है दिखानी चाहिए कि उनकी शक्ल कैसी है। एक तरफ हरियाणा में जो है वो नूर का मसला चल रहा है, पूरे टीवी पर जो है वो नूर का मसला जो है वो मुसलमानों की तरफ से हुआ करके ऐसी पेश की गई थी। जब तक इंडिया टुडे ने वहां पर लोगों के हाथ में बंदूकें, लोगों के हाथ में तलवारें, दूसरे हथियार जब तक नहीं बताया तब आम आदमी यही समझता था कि मुसलमानों ने किया हुआ है। लेकिन जैसी ये तस्वीर आई वैसी लोगों की ज़हनियत बदलना शुरुआत हुई और उसी वक्त महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जिस मुर्दे को हमने गाड़ दिया था उसको उठाने की कोशिश हुई। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से आप लोगों ने सावधान होना चाहिए, ना सिर्फ सावधान होना चाहिए लेकिन इनकी राजनीति को भी हम लोग ने पहचानना चाहिए। ये मुसलमानों के हक की राजनीति है या मुसलमानों के बर्बादी की राजनीति है, इसका हम लोग जब तक फैसला नहीं कर पाएंगे तब तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की राजनीति जो है वो सही रास्ते पे नहीं आएगी। जो गलत है उसको हम लोग ने गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको हम लोग ने सही कहना चाहिए, तब जाके लोगों की राय बनती है, लोगों को पता चलता है कि अपने हक में क्या है और अपने हक में क्या नहीं है। ऐसी एक परिस्थिति है और इसलिए मैंने कहा कि अबुल भाई ने जो हिम्मत दिखाई पेश करने के, आपके यहाँ की जो मुर्दा गाड़ चुका था मुर्दे को उठाने की कोशिश की, मेरे ख्याल से हम लोग ने जगह जगह पर इसको बताना चाहिए कि भाई जो गुजर चुका है उसको हम लोग क्यों उखाड़े। आज सवाल यह है, परिस्थिति और खराब हुई, दंगे और हुए, करने की कोशिश होगी, ऐसा नहीं कि नहीं। और उसकी वजह यह है कि पांव के नीचे की जो जमीन है वो खिसक गई। धीरे धीरे जैसे ये मणिपुर का मामला है उसी की बात करूं तो मणिपुर में सबसे बड़ा कीमती मेटल कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा कीमती मेटल कौन सा है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा कीमती मेटल कौन सा है? क्या मुसलमान व्यापारी है, पूरा कारोबार करता है, तो इस बात की तो आपको जानकारी होगी कि कौन से मेटल को कितना प्राइस मिलता है, कीमत मिलती है। मणिपुर के जंगलों में दो चीजें की खोज हुई, एक है प्लैटिनम और दूसरा है यूरेनियम।
यूरेनियम तो मान लीजिए कि उसकी कोई मॉल है ही नहीं, ऐसी एक परिस्थिति है, क्योंकि उससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। सोने से ज्यादा कीमती जो है वो प्लैटिनम है, ये तो हम लोग सब जन जानते हैं। मामला जैसे खुलता जाएगा कि ये खनिज जो है इसके अधिकार किसको, सिर्फ अधिकार ना मिले, लेकिन जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था उसमें कई सारी खूबियां हैं। जैसे एक खूबियां मुसलमान खुद ही जानता है कि 25 और 26 जो संविधान का जो कलम है उसके मुताबिक जो है मुसलमानों के धार्मिक अधिकार जो है बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। या किसी ने कुछ दिन पहले एनकेपी साल्वे जो सबसे बड़े माहिर वकील हैं उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे किसी के पर्सनल लॉ पे आंच नहीं आनी ये सकती है, क्योंकि उनको संविधान ने उसी तरह की हिफाजत वहां पर। ये जैसे मुसलमानों की बात है वैसी आदिवासियों की बात है। आदिवासियों का मसला जो है वो पानी है, जंगल है, जमीन है, और इसी की वो पूजा करते हैं। नैसर्गिक तौर से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमारा अगर आप लोगों ने आदिवासियों का अगर जुलूस दिखा हो, उनके जो बयान होते हैं, उनका जो स्लोगन होता है कि जल जंगल जमीन हमारी, ना किसी के बाप की, तो इसी को लेके संविधान ने ये कहा है कि अगर आदिवासियों के इलाके में अगर कोई आपको कुछ करना है तो आदिवासियों की काउंसिल बनी हो। संविधान की जो छठी शेड्यूल है उस छठी शेड्यूल के मुताबिक आदिवासियों के जल जंगल जमीन वो जब तक इजाजत नहीं देखते तब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब मसला ये आया है, मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ी कीमती खनिज तो मिल गई, अब उसको माइनिंग करना है तो अधिकार की जरूरत है। अब अधिकार की जरूरत है तो ये आदिवासियों से अधिकार लेना होगा, और आदिवासी जो है वो जल जंगल जमीन पानी जो है उसके साथ उसका बड़ा लगाव है, प्यार है, उससे बाहर वो जीता नहीं, आता नहीं और खाता नहीं, पीता नहीं। ये तो अपने को परमिशन देंगे नहीं, ये तो इजाजत देंगे नहीं, और ये इजाजत नहीं देंगे इसलिए मणिपुर और आसाम के बीच में जो इलाका है वहां पर मैथी करके एक जो ट्राइब है, प्लेन की ट्राइब है, उनको आदिवासी का दर्जा देने की बात हुई, और वहीं से ये झगड़ा शुरुआत हुआ, क्योंकि वहां पता चला कि अगर ये आदिवासी को हम लोग इनको मैथी जो है अपने आप को हिंदू समाज का एक हिस्सा मानता है, उसको अगर आदिवासी का स्टेटस दे दिया, आरक्षण दे दिया, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में अगर आ गया तो जमीन खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि आदिवासियों की जमीन आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा और कोई खरीद नहीं सकता। और वहां से जो है फिर शुरुआत हुआ और उसी को लेके ये मामला है। और इसलिए मैं कहता हूं जैसे जैसे इनके इरादे, देश को बेचने के इरादे जैसे जैसे बाहर आएंगे,
वैसे वैसे ये दंगा फैलाने की कोशिश और जोरों से करेंगे, लोगों का दिल और दिमाग हटाने की। यहाँ जितने भी मौलवी बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप नेकी की जिंदगी गुजारने की शिक्षा देते, लेकिन आप साथ साथ उससे ये जो मिसाइल है इसका भी आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, और अध्ययन करने से मुस्लिम समाज को इसकी आगाह कर दो कि भैया मणिपुर क्या है। आप इसकी जब तक आगाह नहीं करेंगे तो वहां जहां कहीं मैं देखता हूं, 3-4 जगह मुझे खुद देखा है कि मुसलमान भाई वहां पर खड़ा हुआ है, वो सिर्फ सुनता है, जाते जाते उसको पूछते भी है तो आपने कुछ कहा नहीं, तो इतना ही कहता आप लोगों ने कह दिया तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है। दिक्कत यह है उसमें कि मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं। अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो बगल के रास्ते से निकलने की कोशिश करेगी। अगर उसकी जानकारी हो तो उसमें हिस्सा लेगा, अपनी राय रखेगा, और जैसे अपनी राय रखेगा, अपनी बात रखेगा, तो वहां पर लोगों को इस बात का एहसास होगा कि नहीं, यह मुसलमान सिर्फ अपना ही नहीं सोच रहा है तो देश का भी सोच रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ आप मौलवी जो बैठे हुए वो इस बात की जो है वो चर्चा जरूर करें, और जैसे जैसे राजनीति बदलती जा रही है उसका भी आगाह करें। अब जैसे अजित पवार जो है बीजेपी में गए, तो कई मुसलमानों पे मुझे फोन आए, मौलवियों को भी आए, अब क्या होगा। तो मैंने कहा आप इतना कर लीजिए, ये सवाल मुझसे किया, आप दूसरों से मत। तो बोले वजह, मैंने कहा एनसीपी का जो वोट है वो शरद पवार के पास है या अजित पवार के पास है? वो तो शरद पवार के पास है। मैंने कहा वो जब तक जाते नहीं तब तक मैंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन गए उस दिन चिंता करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हालात बदलते जा, जो हालात बदलते जा, उससे हम लोग ने जो है मुस्लिम समाज को वाक़ियात करना, बताना ये जरूरी है और मुनासिब, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि एक डर और खौफ उसके दिमाग में बैठा हुआ, और ये उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि 2024 में एक नई सरकार आएगी जिससे ये डर और खौफ जो है वो निकल जाए। लेकिन जैसे कुछ बदलाव होता है, जैसे कुछ बदलाव होता है, वापिस उसके मन में एक आशंका शुरुआत हो जाती है, अब क्या होगा। और वही मैं समझता हूं कि गुमराह करने की बात दूसरे जन करेंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए आने वाले दिनों में काफी राजनीति यहां पे बदलेगी, मजबूर किया जाएगा लोगों को बदलने की राजनीति में। लेकिन जनता जब तय करती है बदलाव लाने का, तो वो परिस्थिति पे नहीं देखती है, वो बदलाव ला के रखती है। जब 2024 के बाद मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। अब इसको अमल करना है,
इसको अगर अमल करना है तो मेरे ख्याल से मुसलमानों ने राजनीति बारीकी से देखना चाहिए, सोचना है। उसको हम लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक मैं समझता हूं कि कोई रास्ता नहीं। कल मान लो शिवसेना और कांग्रेस में भी मन मिटाव हो सकता है। मन मिटाव लाने में कौन सी बड़ी बात है? अखबार वाले बैठे हुए, टीवी वाले बैठे हुए, कुछ भी फेंक देते, चल देता। और आम आदमी समझता अरे भैया टीवी पे आया है तो सही होगा। जैसे कि हरियाणा की नूर की बात है, उस वक्त महिलाओं पर काफी अत्याचार हुआ। दिल्ली के कुछ पत्रकार जो हमारे मित्र थे तो हमने कहा यार जरा जाके देखे आइए क्या हुआ है। परसों वो दिल्ली से लौटा है, मैं दिल्ली लौटा है तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले दंगा फसाद तो हो गया, मारपीट हो गई, गाड़ियां जला दी, घर जला दिए, मकान जला दिए, सब कुछ जला दिया, लेकिन किसी एक महिला ने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को भी नहीं कही कि भैया मुझ पर ज्यादती हुई या मुझ पर अत्याचार। अब ऐसा है कुछ महिलाओं पर हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे टीवी वालों ने, मीडिया वालों ने इस बात को उछाला था कि महिलाओं पर काफी अत्याचार हुआ, चाहे महिला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन महिलाएं महिलाएं होती है। बात गलत निकली, ऐसी अफवाहें फैलती रही और ऐसी अफवाहों का अगर हम लोग शिकार ना बनना चाहें, ऐसी अफवाहों का अगर हम लोग शिकार ना बने तो मेरे ख्याल से लोगों से राजनीति के बारे में गुफ्तगू करना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मुझसे कई मौलवी कहते प्रकाश भाई ये हमारा काम नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा मुझे एक नेता बताओ कि जिसके माध्यम से भी मुस्लिम लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप जो मुसलमानों में चाहिए वो अब नहीं है। उसको आपको निर्माण करना होगा, और ये सोशो पॉलिटिकल लीडरशिप आपको निर्माण करना है तो ये नीचे से ही शुरुआत हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि विधानसभा में पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे बन बनाई परिस्थिति है वो बिगड़, लेकिन कारपोरेशन है, स्टेट असेंबली है, वहां तो हम लोग बदलाव की राजनीति कर सकते। वहां अगर बदलाव की राजनीति अगर होती है तो मेरे ख्याल से बुनियादी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव वहां से शुरुआत होता है, सोच की बदलाव। अब इसी औरंगजेब का स्टेटस रखने से ना कांग्रेस वाले को मैंने कहा वे दोनों मिलकर बयान देते, बोले नहीं प्रकाश भाई आप ही कर लीजिए। तो मैंने कहा क्यों? नहीं आप कह दिए, उसके बाद में हम लोग कहते। हिम्मत नहीं, हिम्मत की बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये जो डर जैसे मुसलमानों में वैसे उनमें भी है, मैं ये नहीं कहता हूं। क्या बात है, बहुत खूब। सवाल ऐसा है कि अब ऐसा है कि जो राजनीति पे डरते नहीं है उनके साथ में अगर मुसलमान जुड़ जाता है
तो हिम्मत बढ़ती है। अच्छा ऑपरेशन। कांग्रेस वाले गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो जानते हैं ये गलत है, लेकिन डर कहीं तो भी बैठा हुआ है, ये कुछ कहे तो अपनी राजनीति तो नहीं खत्म होगी, अपना वजूद तो नहीं खत्म होगा। अच्छा, ये डर क्यों बैठा हुआ है? मैं कहीं कहीं कांग्रेस वालों से पूछता हूं, ये डर क्यों बैठा है? भैया प्रकाश भाई, तो मुसलमान पहले हम लोगों के साथ में नहीं थे, वो वामपंथियों के साथ में थे, समाजवादियों के साथ में थे, बाद में वो जनता दल के साथ में गए, वो नहीं रहे तो फिर हमारे साथ में। बोले आज वामपंथियों की हालत क्या है, समाजवादियों की हालत क्या है? तो हमने कहा आप कहते हो कुछ बात सही है। ये जो मुसलमानों के राजनीति में एक गलत राजनीति शुरुआत हो चुकी है, और वो ये है कि जीतने की राजनीति। अब मान लो यहां से जीत गया, मुझसे पहले उसने जाके औरंगजेब के कब्र पर हाजिरात देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, समाज और ये पैदा करते करते हम लोग किसके साथ में बैठे? यहां जो डरता नहीं है, आदिवासी किससे डरता नहीं, पिछड़ा वर्ग जो है वो किसी से डरता नहीं है, दलित है वो किससे डरता नहीं है, और ये जो नोमैड्स है ये तो किसी को पूछते नहीं। अगर मुसलमानों ने अपनी से जुड़ के अगर शुरुआत की, इससे मिल के अगर शुरुआत की, तो बुनियादी बदलाव होगा उसमें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों की राजनीति जो है वो गलत राजनीति है। जबान से मुसलमान सीधा सीधा कह देता है कि जो अल्लाह ने मुझसे कहा है कि जिस पर जुल्म हो रहा है उसके साथ में मैं होना चाहिए। यह हर मुसलमान कहता है, लेकिन उसकी राजनीति की दिशा कौन सी है? मैंने जिनका नाम लिया इन पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान इनके साथ में है तो नहीं। मुसलमान जो है वो सवर्णों के साथ में, ठाकुरों के साथ में है, राजपूतों के साथ में है, मराठाओं के साथ में है, ब्राह्मणों के साथ में है। अब मान लो जिस पर जुल्म हो रहा वो क्या कह रहा है, अरे यार सत्ता पे बैठाने वाला तो ये तो मुसलमान है, इसको ही साले को पहले ठोक डालो, पीट डालो। क्या बात है साहब, मतलब हकीकत में बयान कर रहा हूं। सीधे जिसके साथ में बैठ के आपकी राजनीति वो सीधे जा ठोक के आ जाए, और दंगा फसाद दिखाई देता है, जिसमें मुसलमानों का भी नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है। इसलिए आपकी राजनीति की जो दिशा है, राजनीति की जो दिशा है उसको बदलो। मैं नहीं कहता हूं कि लोकसभा में बदलो, मैं कहता हूं कारपोरेशन में बदलो, असेंबली में बदलो। जीते या ना जीते, हारे या ना हारे, उससे अलग मत रखो,
ये जो जीतने की राजनीति है, जीतने वाला आपके साथ में कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आपने उससे पूछने गया तो वो क्या कहता है, मुझे थोड़ा मुसलमानों ने वोट दिया है, मुझे गैर मुसलमानों ने भी दिया है, इसलिए उनका भी मुझे ख्याल करना है, और आपको बगल करके निकल जाता। इसलिए नीचे से कारपोरेशन से जो है, असेंबली में है, कारपोरेशन, बंबई कारपोरेशन की अगर बात करूं 228 सीट है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। वंचित जिस क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतार देगा, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, 88 सीट की बात कर रहा हूं। अगर उस 88 सीट्स में अगर मुसलमानों ने साथ दिया तो आपको एक बदलाव दिखेगा, कि जो बदलाव आने वाले राजनीति में देश भर में आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपने सही तरीके से जिस पर जुल्म हो रहा है उसका साथ आपने, और जिसको आपने जुल्म से बचाया है वो हमेशा इस बात को दिमाग में रखता है, मौलवी साहब है कि जिन्होंने मुझसे बचाया है और मैं इसके खिलाफ कभी जाना नहीं चाहिए, उसकी ये जहनियत बनती है। जब तक हम लोग जहनियत यहां की नहीं बदलते तब तक मुसलमान यहां से सुकून से नहीं रह सकता। मैं कई बार बड़े वेटरान लीडर जो है भाईचारे की बात करते हैं, मुझे प्रकाश भाई एक सेमिनार लेंगे जिसमें भाईचारे की बात होगी। तो मैंने कहा आपने बुलाया इसलिए मैं आता हूं, शरीर से आ रहा हूं लेकिन मैंने कहा दिल से नहीं आ रहा। बोले क्यों? मैंने कहा आपका ये जो भाईचारा जो है, जिनके साथ में आपका भाईचारा हो रहा है उनको तो आपने न्योता दिया ही नहीं है। जैसे पुलिस वालों की जो पीस कमेटी, दंगा हुआ तो पीस कमेटी होता है, पीस कमेटी में किसको बुलाया जाता है? 2-4 अच्छे लोगों को बुलाया जाता है, बाकी जो है दोनों तरफ के जो दंगाई है उनको ही बुलाया जाता है। चाय पान हो जाती है, बाद में पुलिस दोनों को कहती है भैया अभी जितना हो गया उतना ठीक है, नहीं तो साले ठोक डालेंगे, दंगा रुक जाती है। लेकिन दंगा वहां रुक गया, बदलाव की बात नहीं, परिस्थिति वैसी की वैसी रही। हम लोग को जो है वो बदलाव की राजनीति की शुरुआत करनी, और जिस दिन ये बदलाव की राजनीति की शुरुआत होगी, यहां का जो माहौल है उसके सोच में, दिमाग में और बर्ताव में आपको बदलाव दिखाना शुरुआत होगी। लेकिन किसी न किसी के तो शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूं, 88 सीटों, 88 सीट्स की हम लोग बात कर रहे हैं बॉम्बे कॉर्पोरेशन में। इन 28 सीटों की अगर हम लोग सही ढंग से वंचित ने उम्मीदवार दिया हुआ है, बिना सोचे, जीते हारे वो अलग बात है,
तो मैं आपसे वही आग्रह कर रहा था, ये जो 88 सीट्स है, इसमें अगर नए तरीके से राजनीति हम लोग ने शुरुआत की और कामयाब हो गए, और मुझे उम्मीद है कि अगर मुसलमान इसमें वंचित का जो उम्मीदवार है उसको हारे जीते दिमाग में ना लाते, एक बार वोट देना है और ये देखना है कि अपना वोट देने के बाद क्या होता है। नतीजा तो काउंटिंग के बाद ही आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। अगर एक बात अगर हम लोग ने ये कर लिया तो मैं मान के चलता हूं कि बदलाव की एक राजनीति होगी, दो होगी। काफी लोग मुसलमान जो है, ये जो इंडिया बना हुआ है, ये बात सही है, चलना चाहिए, सभी ने इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपका लक्ष्य क्या है ये भी तय करना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि बीजेपी की सरकार 2024 में ना आए, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये लक्ष्य हो गया तो इनमें समझौता हो, जैसे कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में कोई वजूद नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने हमको इस बार सपोर्ट देना चाहिए। अब उसकी असेंबली है, पूरी ग्राम पंचायत जो है वो पूरी जीत चुकी है, कांग्रेस ने बड़ा मन करके उसको जो है पूरा सपोर्ट देना चाहिए। उसी तरह से तेलंगाना का है, उसी तरह से यूपी का है। यूपी में कांग्रेस का वजूद कोई बचा ही नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। अखिलेश है, उसके बाद में पल्लवी जी है, उसके बाद में वहां पे दलित लीडरशिप है। इनके साथ में अगर मुसलमान वहां पे जुड़ता है, कांग्रेस कहती है कि नहीं हम लोग चुपचाप बैठे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बदलाव की राजनीति शुरुआत। अब छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी इलाका है। अब जिस तरह से मणिपुर में कुकी जो ट्राइब है उस पर अत्याचार हुआ है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है वहां जो है वो 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से 40 सीटें जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है, 10 सीटें जो एससी के लिए, 50 सीटें तो एससी के लिए। उनका ये कहना है कि 15 साल हो गए लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है, इसलिए जितने आदिवासी संगठन है वहां पर इकट्ठा आके कह रहे कि नहीं, इस बार दोनों पार्टियों ने अगर आदिवासी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया तो हम लोग अलग से लड़ेंगे। अब उनकी जिद है, मुसलमानों का एजेंडा अलग हो गया। मुसलमानों का एजेंडा हो गया कि बीजेपी को हराना है, आदिवासियों का एजेंडा हो गया नहीं अपना मुख्यमंत्री की। अब इस बात को भी मुसलमानों ने समझना चाहिए। वो ये कह रहे कि हमारा मुख्यमंत्री हो, अब वो अपनी अलग से एक संगठन खड़ा कर। अगर उनका एक अलग से संगठन खड़ा होता है तो मुस्लिम समाज में अंदर कांग्रेस वाले दूसरे लोग आके कहते देखिए भाई हम तो उनको हराने निकले थे लेकिन आदिवासी अब अलग से अपना बना रहा है। तो हम लोग ने वहां से पूछना चाहिए कि वे जब उस राज्य की ही जनसंख्या जब 40% आदिवासी है, 40 सीटें 90 सीटें में से 40 सीटें वहां पे आदिवासियों को आरक्षित है, तो आप आदिवासियों का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? ये मुसलमान हिम्मत क्यों नहीं रखता? आप लोगों ने हिम्मत दिखाना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है। मुसलमान जब तक सवाल नहीं पूछेगा तब तक मुसलमान जिसके साथ में जाना चाह रहा है वो सही पे रास्ते पे नहीं रहे। नहीं तो मुसलमानों का कैसा हुआ है, दाल के बराबर मुर्गी है, मुर्गी के बराबर दाल, ऐसी अवस्था हो गई है। वे ये कहीं जा नहीं सकती।
अगर मुसलमानों की संख्या कम नहीं है, देश भर में 15% है, किसी को बना नहीं सकते, किसी को बिगाड़ नहीं सकते, खुद नहीं बन सकते, ये बात सही है, खुद कुछ भी नहीं बन सकते, ये बात सही है, लेकिन बिगाड़ने को और बनाने की बात तो हो सकती है। तो ताकत जो है वो बनाने की है या बिगाड़ने की है? अब जिसको बिगाड़ना है उसको बिगाड़ेंगे, लेकिन जिसको बनाना है उससे कहेंगे भैया ये 4 सवाल हमारे भी, उसके पर तो सोच ले, अपनी पहले बयान दे दे, अपनी पहले राय बता दे। आज जिस तरह से मुसलमान अपनी राजनीति करता है, मजबूरी की राजनीति करता है। हम लोग वंचितों की राजनीति करते थे, हम लोग को काफी बार दबाने की कोशिश की। पिछली लोकसभा में इलेक्शन में कहा गया ये बीजेपी की बी टीम है, तो हमने कहा ये ठीक है, हम जो है वो है। मैं कहा तुमको तो खरीद लिया जाता है, हमको तो कोई खरीद भी नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति है, वंचितों को तो कोई खरीद भी नहीं सकता। और मैं आया राम गया राम जो है वो आपको खरीदने की बात वहां पर होती रहती है। इसलिए बदनामी करने का जो माहौल है वो चलता रहेगा, लेकिन उस बदनामी के माहौल पर कितना विश्वास रखना, ये मेरे ख्याल से हम लोग ने सोचना है। वो हम लोग जब तक नहीं सोचेंगे तब तक मैं समझता हूं कि हम लोग कुछ नहीं करना। पब्लिकली जो है वो हम लोग अपनी बात कहने के लिए हिम्मत रखना चाहिए। ये जो डर है, इस डर को आप निकालो। दंगे होते रहेंगे, दंगे में एक दूसरे की जान जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं। दंगे करवाते हैं कि आपका डर बैठे, खौफ बैठे, आप उनके मर्जी के खिलाफ ना जाए, इसकी भी होती रहती है। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, ये आदिवासियों के साथ भी हुआ, ये दलितों के साथ भी हुआ, ये पिछड़ों के साथ भी हो, आज भी हो रहा। लेकिन वो डर के नहीं बैठे, जहां जहां लड़ सकते वहां वहां उतना लड़ रहे, राजनीतिक तौर से लड़ रहे हैं, सामाजिक तौर से लड़ रहे हैं, फिजिकल हुआ तो फिजिकल भी लड़ रहे। लेकिन अंग्रेजी में जिसको सरेंडर करते हैं वो अभी तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और इसलिए मैंने जिस बात का आपसे जिक्र किया है, ये जो मजलूम कौम है, इनके साथ में अगर मुसलमान बैठता है, उनको अगर मदद करता है, तो एक नई राजनीति का आयाम इस देश में शुरुआत होगा। और उस नई राजनीति का आयाम यह होगा कि हर कोई कहेगा कि इस देश में शांति चाहिए, विकास चाहिए। आज जो धार्मिक बात चली है, ज्ञानव्यापी का इशू चल रहा है, मैं सभी मौलवियों से पूछता हूं कि ज्ञानव्यापी की पहली केस कब हुई, कौन से साल में हुई? ज्ञानव्यापी का मामला आज का नहीं है। ये करीब करीब अगर मैं को ब्रिटिशों से पहले से
ब्रिटिश के जमाने में 6 पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है जिसका फैसला हुआ है। अनुराधी श्रावस्ती करके एक महिला है, बहुत साल पहले उन्होंने एक किताब निकाली थी ज्ञान व्यापी पर। आज भी है, मुझे दिखाई देता है कि एक मुसलमान वकील जो है या मुसलमान जो है ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि वे निचले कोर्ट में जो पिटीशन डाली है उसका एक सबसे बड़ा इशू है मेंटेनेबिलिटी, मतलब ये पिटीशन चल सकती है या नहीं चल सकती, इस पर फैसला कोर्ट को देना है। निचले कोर्ट पे चला है और ये कौन कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम को अधिकार नहीं होता है कि ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहना कि वे तुम इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे करो और को मान लो अगर कल वो नीचे का फैसला जो है ये आता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है तो मामला खत्म हो गया। मामला खत्म, केस ही खारिज हो गई वहां पर। और केस ही खारिज होने के बाद जो है ये आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट का क्या मतलब है। पब्लिकली किसी ने तो भी एक कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए, उस जज से कहना चाहिए भैया जब ये निचले का मामला खत्म ही नहीं हुआ है तो आपने ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑर्डर कौन से कानून के मुताबिक दी, ये तो हमको बता दो। हम ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, आप अपको ज्ञान दीजिए। मान लो अगर ये किसी एक मुसलमान ने सवाल पूछा, जेल में जाएगा, पुलिस उस पर केस करेगी, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति या जो इंसान कानून के मुताबिक जीना चाहता, कानून का राह चलना चाहिए ऐसा है, वो सीधा सवाल करना पूछेगा भाई ये गलत है या सही है। अगर ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर गलत है। एक वर्ग आप पैदा करते हो, एक क्लास आप पैदा करते हो कि उसकी इच्छा नहीं है कि इसमें जाने की, उसकी इच्छा यह है कि कानून का राज चले। और ये कानून का राज चले इसलिए वो हम लोगों को दिखाई देता है वो अपने साथ में है, लेकिन उसकी इच्छा यह है कि कानून के मुताबिक ही इस देश का मसला चले, तब जाके शांति होगी, तब जाके यहां पर अमन होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब तक उठाएंगे नहीं, हम लोग जब तक उठाएंगे नहीं ऐसे मामले, तब आम आदमी समझेगा नहीं मुसलमानों ने मान लिया, अच्छा चलो छोड़ दो कि उसमें जाएंगे। इसलिए हम लोग किन बातों से सहमत है और किन बातों से सहमत नहीं, इसका भी हम लोग ने लोगों के सामने रखने की हिम्मत रखनी चाहिए, बोलना चाहिए। और उस पर मेरे ख्याल से आम आदमी अपनी रिएक्शन देना शुरुआत करता है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि 2024 के बाद बदलाव तो आएगा ही, लेकिन अभी से संतुष्ट होना जरूरत नहीं, उसको प्रयास करना और प्रयास करते रहना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। माहौल जो है वो खराब किया जाएगा, उस पर कोई राह नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जैसे मैं लोगों को अब कहता हूं कि 9 महीने 9 साल 7 महीने आप लोगों ने सहन किया, बड़ी कुर्बानी दी, हौसला दिखाया। 4-5 महीने के लिए अब थोड़ी सी सहन करो। माहौल अगर खराब नहीं होता है, माहौल अगर खराब नहीं होता है तो मान लीजिए मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं,
हम लोग को परिस्थिति वैसी की वैसी बरकरार रखनी, शांति बनाए रखना, पथराव होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं वहां पर एक बार नहीं 3 बार दंगे करने की कोशिश हुई। लेकिन हम लोग ने परिस्थिति काबू में लिया। उसकी वजह है कि वहां के लोगों ने हमारी बात सुनी, शांति रही और इसलिए परिस्थिति हद से बाहर नहीं। यहां भी मैं समझता हूं कि वैसे ही होना एक शुरुआत होगा और इसलिए कुछ बातों का जिक्र हम लोग ने भी करना चाहिए। 26/11 का मसला हो या बीटी स्टेशन पे हमला हुआ, मुझे एक आदमी बता सकता है कि उसमें कितने मुसलमान मरे? हम लोग के पास ये आंकड़ा होना जरूरी है। 376 लोग थे, 376 लोग में से 170 जो मुसलमान थे। ये जो आंकड़े हम लोग के पास ही। आम आदमी गया, फिर ये हिंदू और मुसलमान ऐसा नहीं गया। हम लोग जिस तरह से अपनी बात पेश करते रहेंगे वैसे माहौल बनता जाए। हम हर बात को जो है धर्म के आईने से अगर देखना शुरुआत करें, फिर सामने वाले की भी नजर वैसी ही हो जाती है। हम अगर अपनी बात इंसानियत के नाते अगर रखना शुरुआत करें तो वो सामने वाला भी इंसानियत के नाते ही देखना शुरुआत करे। मैं मानता हूं कि आप लोग यहां पर जो परिस्थिति से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो उसे वाकई होना ही ऐसा नहीं। ऐसी परिस्थिति कभी थी नहीं, इमरजेंसी में भी नहीं थी। अभी बिना इमरजेंसी में ऐसी परिस्थिति हुई कि बाहर निकलना भी है तो दोबारा सोचते हम लोग। किसी के पास जाना है तो भैया कितने बजे पहले नहीं लौट आओ, इसका हम लोग सोचते। मैंने इसलिए कहा कि इमरजेंसी में कभी ये नहीं था कि बाहर जाऊं या ना जाऊं, किसी जुलूस में नहीं जाना है, यही खाली मेरा न्याय होता था वहां पर। और इसलिए मैंने जैसे कहा कि यहाँ की परिस्थिति को बदलाव लाने के लिए, दंगे फसाद होने के लिए काफी बड़ी कोशिश होगी। ये जो अभी दंगे हुए इसकी कोई नई बात नहीं है। 6 महीने पहले नागपुर की जो एसआईटी थी, उस एसआईटी ने गांव बता दिए थे कि कहां कहां दंगा हो। 5 महीने पहले जब सरकार से हमने कहा कि ये दंगे होंगे, ये एसआईटी की रिपोर्ट है, बोले ऐसे रिपोर्ट नहीं है। तो मैंने कहा मैं अभी तक अंधा नहीं हुआ हूं, कॉपी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उस कॉपी को मैंने देखा, पढ़ भी लिया। पुलिस वाले भी मैंने कहा कुछ अच्छे होते हैं जो आगाह करते हैं कि ये होने वाला है, आप इसको संभालो। तब जाके यहाँ की जो दंगा है सरकार ने काबू लिया है, वरना नहीं तो और 36 जगहों पे जो है दंगा होता। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि भड़काने की बात होगी बहुत सारी चीजों पर। एक और कैसी तो भी लहर जैसी औरंगजेब की आई, वैसी और किसी की लहर यहाँ आना शुरुआत होगा। हम लोग ने जो है नॉर्मल जिंदगी जैसी है वैसे नॉर्मल जिंदगी हम लोग अदा करें लोकसभा के पहले, तो मेरे ख्याल से हम लोग
ये डर और खौफनाक जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलते हैं। इन्हीं लफ्जों के साथ आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।